हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट स्ट्रक्चर एनालिसिस। इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। नो डाउट पहला यूनिट जो हमारा है दैट इज़ इनडिटर्मिनेसी, उसको हम बाद में देखेंगे। पहले बेसिक्स यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है कि कितने टाइप के बीम होते हैं, कितने टाइप के सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इंटरनल रिएक्शंस जो आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। ये सब बेसिक इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट तक आपको बिल्कुल यूज़ में आएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नो डाउट यहाँ की बहुत सी चीज़ें मॉस से रिलेटेड हैं, जैसे टाइप ऑफ बीम देखेंगे तो आप कैंटिलीवर, फिक्स बीम कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी वहीं से अब स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक में हम 5 टॉपिक पे बात करेंगे। फर्स्ट इज टाइप ऑफ बीम, सेकेंड इज सपोर्ट रिएक्शन जिसको मैं RE पूरे सब्जेक्ट में मैं उसको स्मॉल RE से डिनोट करूँगा। नेक्स्ट इज इंटरनल फोर्सेस दैट इज़ IF, किस किस टाइप के इंटरनल फोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, वो देखेंगे। नेक्स्ट इज इंटरनल जॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे अगर इनडिटर्मिनेसी से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स को देख के ही पहचान लेना है सिंबल से, और उस हिसाब से आपको कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा रिएक्शन रिलीज हो रहा है ये आपको देखना है। एंड लास्ट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस इंक्लाइंड केस में क्या हो रही है, जनरल लोडिंग के केस में कितनी हो रही है। वैसे तो हम पढ़ते हैं 3, समेशन ऑफ f ऑफ x 0, समेशन ऑफ f ऑफ y 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट 0। ठीक है, लेकिन 2D और 3D के लिए हम दोनों देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ बीम से। सो फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, इसको मैं ऐसा बना सकता हूं। ठीक है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ये नो डाउट डिटर्मिनेट होता है स्ट्रक्चर। ये आपका रोलर सपोर्ट है, ये आपका हिंज सपोर्ट है। ठीक है, इसको बस ओवरव्यू से ही आपको देखना है। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर, इसमें एक एंड फिक्स्ड होता है, नेक्स्ट एंड इज फ्री। नेक्स्ट इज फिक्स्ड बीम, इसमें दोनों एंड आपके फिक्स्ड होते हैं। अब ये फिक्स्ड अगर है, दोनों एंड उसके फिक्स्ड हैं, तो कितने मोमेंट्स आएंगे, क्या आएंगे, उसको हम सपोर्ट रिएक्शंस पे देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉप्ड कैंटिलीवर, तो इसमें ये कैंटिलीवर ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम उसको एक हिंज सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। और ये बहुत टाइम, मतलब अगर आप स्टील में भी देखोगे तो ये भी इससे क्वेश्चन नो डाउट बनते हैं। यहाँ पे प्रॉप रिएक्शन जब पॉइंट लोड होगा या अगर यूडीएल होगा तो प्रॉप रिएक्शन कितना आता है, ये डायरेक्टली एसएससी जैसे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप था आपका टाइप ऑफ बीम, और ये आप नो डाउट पढ़ ही चुके होंगे कहीं ना कहीं, और मॉस में भी है, बहुत बहुत जगह पे है। नेक्स्ट इज सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, तो अभी जो बीम देखे थे, सिंपली सपोर्टेड देखे, फिक्स बीम देखे, कैंटिलीवर देखे, प्रॉप्ड कैंटिलीवर देखे। ठीक है, उसमें भी आप अगर और देखेंगे तो कंटिन्यूस बीम भी हो जाता है, तो वो तो खैर पढ़ना ही है हमको पूरा उसमें। यहाँ से आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें चालू हो जाती है जहाँ पे ध्यान देना है। सपोर्ट रिएक्शन, इसमें मैं पहला ले रहा हूँ फिक्स्ड सपोर्ट। देखो नो डाउट अभी चीज़ें बहुत इजी हैं और कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, लेकिन यहीं से बेसिक आपका बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, टाइप ऑफ बीम में नहीं भी ध्यान दोगे तो खैर पता ही होगा। ठीक है, फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, ये मेरा एक फिक्स बीम था, इससे मैंने एक सेक्शन काट दिया।
यहाँ से मैंने एक ऐसा एक्स एक्स सेक्शन काट दिया है मान लो, और अब मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई लोडिंग लगाता हूँ, यूडीएल लगाता हूँ या पॉइंट लोड कुछ भी लगाता हूँ, तो इसमें अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ऐसा कुछ डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, मतलब जब इसमें लोडिंग लगी तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट में पहला मेरा आया, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक्स एक्स एक्सिस है, तो सबसे पहले एक वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा, दैट इज आर ए। ठीक है, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मेरे को एक रिएक्शन देखने को मिलेगा, दैट इज एच ए। ठीक है, फिक्स सपोर्ट में क्या क्या रिएक्शंस डेवलप होते हैं, ठीक है, लोडिंग के कारण, वो हम देखते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट रिलेटेड मतलब जो फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे, वहाँ पे हमारा स्लोप मतलब कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इस एंगल को न बने इसलिए फिक्स सपोर्ट एक रिएक्शन प्रोवाइड करता है, डेट इज एम ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 टाइप के रिएक्शन आ रहे हैं, आर ए, एच ए और एम ए। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि डेल ऑफ एक्स, अगर एक्स डायरेक्शन में मैं डिफ्लेक्शन देखूं तो वो मेरा इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ फोर्स लगाने से। नेक्स्ट इज डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई डायरेक्शन में भी मेरे पास आर ए आ गया, अगर लोडिंग था तो वो संभाल लेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वहाँ पे भी मेरा कोई रिएक्शन नहीं आया, मतलब कोई भी एंगल नहीं बना, और हमेशा ये एकदम इसके बाद ही ये डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा। सो दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट। क्लियर है? तो 3 टाइप के हमको रिएक्शंस देखने को मिले, दैट इज आर ए, एच ए एंड एम ए। बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं पे भी आपको अगर क्वेश्चन आता है फिक्स सपोर्ट है तो आपको 3 टाइप के रिएक्शंस लेने ही है वहाँ पे। नेक्स्ट इज हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है, ट्रायंगल बना के नीचे ये, और मान लो मैं बीम का यहाँ से कहीं पे सेक्शन काट दिया एक्स एक्स। अब मैं इसको अगर एनालाइज करूँगा और अगर मैं देखूँगा तो डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई लोडिंग लगता है, कोई भी यूडीएल लगा रहे हो या पॉइंट लोड लगाते हो, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे एक आपको रिएक्शन मिलेगा। अगर ये पॉइंट ए है तो एच ए। देखो ये सब जो भी है ना, जो भी उसमें डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसको काउंटर बैक करने के लिए ये सब रिएक्शंस डेवलप होते हैं सपोर्ट में। ठीक है, और इनको हम सपोर्ट रिएक्शंस बोलते हैं। सो एच ए आया। नेक्स्ट इज डेल ऑफ वाई इज 0। वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है वाई एक्सिस में, सो यहाँ पे एक आएगा आपका आर ए या वी ए लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसको डिफ्लेक्शन आता है यहाँ पे, तो वो डिफ्लेक्शन मेरे को स्टार्टिंग से ही देखने को मिल जाएगा। मतलब हिंज सपोर्ट जो है वो कभी भी मोमेंट रेजिस्ट नहीं कर पाता। तो मोमेंट यहाँ पे अगर मैं थीटा की बात करूँ तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि हिंज सपोर्ट में कभी भी इस पॉइंट पे मतलब ये मोमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिक्स सपोर्ट में मोमेंट रेजिस्ट हो रहा था, इस कारण हमारा एम ए आ रहा था, लेकिन हिंज सपोर्ट में मोमेंट रेजिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मोमेंट को 0 लेना पड़ेगा। और अगर मैं कितने सपोर्ट रिएक्शंस डेवलप हो रहे हैं, अगर हिंज सपोर्ट की अगर बात करूँ तो मेरे पास 2 ही आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। नेक्स्ट सपोर्ट देखते हैं। रोलर सपोर्ट। ठीक है, इसको मैं ट्रायंगल बना के नीचे
व्हील लगा देना, ठीक है, दैट इज़ योर रोलर सपोर्ट। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ और यहाँ पे कोई मैं लोडिंग लगाता हूँ ऐसा एनी एंगल थीटा, ये मान लो पॉइंट ए है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेक्शन काट दिया है। इसको अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो जो ये लोड आएगा वो इसको वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर देगा। दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि हमारा पहले दो केस में आ रहा था। दैट इज फिक्स सपोर्ट और हिंज सपोर्ट के केस में आ रहा था, बट रोलर के सपोर्ट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आने वाला था वो नहीं आएगा क्योंकि ये मूव कर जाएगा, ठीक है। देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही चल रहा है, एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात चल रही है, ठीक है। तो जब लोड लगा या इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, और वो क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हुए हैं ये मूव कर जाएगा और ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, काउंटर कोई रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं वाई डायरेक्शन में देखूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर ए लिख सकता हूँ, मतलब डेल ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनाऊं, ठीक है, मतलब एक इलास्टिक कर्व बनाऊं कि इसमें डिफ्लेक्शन कैसा हुआ, तो वो मैं देखता हूं कि वो यहीं से कुछ एंगल थीटा प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मोमेंट भी मेरे पास नहीं आने वाले। तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, आर ई की बात करूं, तो मेरे पास सिर्फ एक ही आएगा, दैट इज एफ वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैंने यहाँ पे लिया है आर ए। ध्यान रखना, अगर रोलर सपोर्ट की बात होती है तो आपको एक ही ऐसा सपोर्ट, एक ही आपको रिएक्शन मिलेगा, दैट इज़ वर्टिकल डायरेक्शन में। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी मिले ये कोई वो नहीं है। अगर हम वैसे बहुत से क्वेश्चंस करेंगे आगे तो हम देखेंगे अगर सपोर्ट ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा और वर्टिकल में आपको मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में है, वो सपोर्ट आपका किस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट इज डबल रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं या फिर इसको ही मैं दोनों डायरेक्शन में आपको बना के बता दिया हूँ, ठीक है। ये आपको जहाँ पे भी दिखे आप समझ जाना डबल रोलर सपोर्ट है। तो ये मतलब ये बीम ऐसा रखा हुआ है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, और ये बीम आपका वाई डायरेक्शन में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ, इससे आप पहचान जाएंगे ये डबल रोलर सपोर्ट है। डबल रोलर सपोर्ट की खासियत ये है कि ये जिस डायरेक्शन में है, मान लो इस डायरेक्शन में व्हील लगे हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन में तो रिएक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्स डायरेक्शन में ये व्हील लगे हुए हैं, उस डायरेक्शन में यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाई डायरेक्शन में ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा, मूव कर जाएगा। लेकिन ये वाई डायरेक्शन में, अगर इस केस में देखूँ तो वाई डायरेक्शन में, मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो आर ए ले लो अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे लोगे तो एच ए ले लो, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये रिएक्शन देगा, मतलब रेजिस्ट कर जाएगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अगर मैं मोमेंट लगाऊं, एक रेजिस्टिंग मोमेंट ये प्रोवाइड कर देगा। ये बहुत सा कंफ्यूजन होता है, हिंज रेजिस्ट नहीं कर पाता है मोमेंट को, बट डबल रोलर हमेशा मोमेंट को रेजिस्ट कर लेता है। तो अगर मैं रेजिस्टिंग मोमेंट की बात करूं या सपोर्ट रिएक्शंस की बात करूं, इसको मैं स्मॉल आर ई से लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास आएगा, वन इज आर ए और एच ए, वो देखना पड़ेगा आपको किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, एंड नेक्स्ट इज एम ए। तो यह बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर डबल रोलर लगा है तो वहाँ पे आर ए भी आएगा और एम ए भी आएगा, ठीक है।
देखो अभी तक जो सपोर्ट रिएक्शंस हम देख रहे थे वो सब 2D में थे, ठीक है, 2D स्पेस में था। इस कारण मेरे पास एक मतलब एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, दो ही एक्सिस में मैं बात कर रहा था। लेकिन कई बार गेट में या एसएससी में भी डायग्राम बना के, और आजकल जैसे पेपर ऑनलाइन हो रहा है तो आजकल वो कंप्यूटर में डायग्राम प्रोवाइड कर देते हैं और वो लिख देते हैं कि 3D डायग्राम है। और इनडिटर्मिनेसी के क्वेश्चंस भी में भी कई बार आ जाता है ये सब चीज़ें। तो एक बार सपोर्ट रिएक्शंस फॉर द 3D सपोर्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा एक बीम जैसे आप देख लें, ठीक है, ये मेरा बीम है 3D में। तो मैं यहाँ पे एक एक्सिस, ये दूसरा, और यहाँ से निकल रहा है एक तीसरा एक्सिस, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस है मेरे पास। तो जो मेरे पास सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे थे, जैसे मैं अगर फिक्स्ड सपोर्ट की बात करूँ, ठीक है, फिक्स सपोर्ट की बात करूं तो मेरे पास एक्स डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, रेजिस्टिंग फोर्स, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तीन ही आ गए। तीन मेरे पास आएंगे मोमेंट, एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में जो मोमेंट आएगा, वाई एक्सिस में जो मोमेंट आएगा, एंड जेड एक्सिस में जो मोमेंट आएगा। तो टोटल जो सपोर्ट रिएक्शंस मेरे पास आने वाले थे, जो मेरे पास 2D के केस में समेशन एक्स, वो मतलब एफ ऑफ वाई और एम ऑफ जेड आ रहा था, वो मेरे पास यहाँ पे टोटल 6 आने वाले हैं। तो आर ई अगर मैं लिखूँ तो वो मेरे पास आएंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, ठीक है, 3 एक्सिस में, देन एम ऑफ एक्स, एम ऑफ वाई एंड एम ऑफ जेड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये आप इंडिटरमिनेसी में डायरेक्ट टर्म यूज़ करेंगे आर ई का। तो ये ध्यान रखिए, अगर 3D है तो वहाँ पे आपको नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर द फिक्स सपोर्ट इज 6, ठीक है। और अगर मैं हिंज की बात करूँ तो मेरे पास एक, देखो हिंज में कभी भी मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये भी अब सिंपली सपोर्टेड बीम भी देखे थे, और हिंज का मैंने आपको अलग से केस बताया था कि मोमेंट वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 सपोर्ट रिएक्शंस आ रहे थे जब हमारा प्लेन था डायग्राम। लेकिन अब स्पेस डायग्राम है तो मेरे पास आर ई इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जेड। क्लियर है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आर ई 3D के केस में हिंज में 3 हो जाएगा, और फिक्स्ड के केस में आर ई मेरा 6 हो जाएगा। Next is types of internal forces. अब यहाँ से आपका एक्चुअल कंसेप्चुअल जो पार्ट है, और हो सकता है अभी तक आपको क्लियर ना हो कि आप जो पढ़ रहे हैं, शियर क्या होता है, ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, ये सब यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो कुछ भी पढ़ रहे हो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ें चाहे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ें, ठीक है, दोनों में आप टोटल 4 टाइप के फोर्सेस की ही स्टडी करते हो। दैट इज, वन इज shear force, next is axial force, third is bending moment, and last is twisting moment. देखो अभी जो है बेसिक चल रहा है, जितना अच्छे से आप यहाँ पे क्लियरिटी रखेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको आगे की यूनिट्स में, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ भी इधर से उधर हुआ तो आगे नो डाउट सब्जेक्ट बहुत टफ होने वाला है। तो इन चारों को एक बार ध्यान से, अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो एक बार अच्छे से समझ लो। जैसे ये एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरा एक बीम है, अगर इसका ये एक्सिस है, ठीक है, इसका जो प्लेन का जो इसका खुद का जो एक्सिस है, उस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है, ठीक है, उसी के एक्सिस में अगर फोर्स लगता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स, ठीक है। ट्रस जब आप पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा आपको एक्सियल फोर्स में ही डील करना है,
ठीक है। तो अगर अलोंग द एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अगर फोर्स लग रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सियल फोर्स, ठीक है। एक्सिस के अबाउट लग रहा है, सो दैट इज एक्सियल फोर्स। नेक्स्ट इज शियर फोर्स, ठीक है। अब देखो 3D ले लो या 2D ले लो, ये उसका एक्सिस है, बाकी जो दो एक्सिस बचे मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो आपके बचे, उस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शियर फोर्स, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लेटरल एक्सिस में। क्लियर है? मतलब ये है इसके यहाँ से या इस साइड पे अगर फोर्स लग रहा है तो डेट इज शियर फोर्स, ठीक है। एक्सियल डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है डेट इज एक्सियल फोर्स, ठीक है। कंप्रेशन और टेंशन ही आता है, पूरा का पूरा आपको ट्रस उसी में डील करना है, ठीक है। लेकिन शियर फोर्स के लिए भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई जगह इनडिटरमिनेसी में आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों का। और एक्सियल फोर्स हो गया आपका, शियर फोर्स हो गया। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। इसको एकदम ध्यान से क्लियर कर लो क्योंकि आप अगर वो पढ़े हैं, मॉस पढ़े हैं, तो मॉस में भी आपका एक तो शियर का एक अलग यूनिट है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स का एक अलग ही यूनिट है, टॉर्शन का एक अलग यूनिट है, ठीक है। और बेंडिंग कंप्रेशन ये सब का भी एक अलग यूनिट है। तो नो डाउट आप इसको पढ़ के ही आए हैं, बट चीज़ों को एकदम क्लियर रखो। ये मान लो मेरी ये बॉडी है, ये एक बीम है, ठीक है। इसके एक्सिस के अलाउंग में, इसके एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं इसमें वो लगाता हूँ, मोमेंट लगाता हूँ, ठीक है, तो ये ट्विस्ट होगा, ये ऐसा ट्विस्ट होगा, ठीक है। इसके मतलब इसका जो मेन एक्सिस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सिस है उसके डायरेक्शन में अगर मोमेंट आता है सो दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो ट्विस्टिंग मोमेंट जो मैंने लिखा है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। और अगर मोमेंट आपके लेटरल डायरेक्शन में आते हैं तो आपका वो बेंडिंग मोमेंट होगा। वो हमेशा या तो बॉडी को ऐसा बेंड करेगा या ऐसा बेंड करेगा, ठीक है। ये एकदम चीज़ क्लियर रखना। इसको मैं जैसे आपको बता दूं, अभी जैसे केस देखे थे 3D का, ठीक है। 3D में हम क्या देखें, आरी फिक्स्ड के केस में 6 आया था, ठीक है। 6 जो आया था उसमें क्या था, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड, एम ऑफ एक्स, एम ऑफ वाई, एम ऑफ जेड। अगर बॉडी एक्स एक्सिस पे रखी हुई है, ठीक है, अगर ये मान लो ये एक बीम है, ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये जो आ रहा है बाहर जो निकल रहा है वो मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज एक्सियल फोर्स, वाई और जेड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा दैट इज शियर फोर्स, ठीक है। वैसे ही एम डायरेक्शन में, एम एक्सिस के डायरेक्शन में जो मैं मोमेंट लगाऊंगा दैट इज ट्विस्टिंग मोमेंट। और ये दोनों देखो एक्स एक्सिस है, बाकी लेटरल एक्सिस मेरे क्या हो गए, वाई और जेड। इन डायरेक्शन में अगर मोमेंट लगता है सो दैट विल बी कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट। इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, कट टू क्लियर, ठीक है। तो अगर उसी एक्सिस में फोर्स लग रहा है या तो कंप्रेशन जाएगा या टेंशन जाएगा, ठीक है, तो वो हम उसको एक्सियल फोर्स बोलेंगे। बाकी अगर लेटरल एक्सिस में जा रहा है तो शियर फोर्स, ठीक है। सेम इज द केस विद अगर एक्सियल डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है दैट इज ट्विस्टिंग मूवमेंट, और अगर लेटरल डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है दैट इज बेंडिंग मूवमेंट। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखो, पूरे टॉस में या ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट यही सब चीज़ें पढ़ना है। यहाँ पे जो मैं अंदर उनके जो और क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो जिनको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाल लेते हैं दैट इज़ डिटर्मिनेट, वो सब अलग अलग मेथड है, फोर्स मेथड है और डिस्प्लेसमेंट मेथड है, वो सब में अभी नहीं जाना है हमको।
हमको जो मेन क्लासिफिकेशन अभी जो हमको यूज़ होने वाला है उसको हम देखते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वन इज रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसको हम फ्रेम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, और ये सब आप पढ़े ही होंगे, ट्रस, ठीक है। तो ये हम बिल्कुल अलग डील करेंगे, फ्रेम अलग डील करेंगे। इनडिटर्मिनेसी में नो डाउट चीज़ें वहीं पे पढ़ लेंगे हम, काइनेमेटिक डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी, आप डायनेमिक स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कैसे निकालते हैं सब हम वही देख लेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा मतलब मेथड्स के मतलब कैलकुलेशंस में बहुत डिफरेंस है दोनों का, दोनों को सेपरेटली ही स्टडी करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे समझते हैं। फर्स्ट इज रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने एक फ्रेम लिया, ठीक है, और इसमें मैंने कोई मोमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, मान लो ये मेरा वो है, कुछ भी ले लो आप फ्रेम में, मैंने इसमें एक मोमेंट प्रोवाइड किया। यहाँ पे एक पॉइंट है मेरा बी। अब जब मोमेंट प्रोवाइड किया तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, ठीक है, अब क्या होता है, एक जॉइंट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ जॉइंट बी की ही बात करूं, या फिर आप इसको यहां पे अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन कर्व बनाऊं, ठीक है, तो यहां पे जो मेरा एंगल आएगा थीटा, और यहां पे मेरा कोई एंगल आया θ1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर की, ठीक है, और यही प्रॉपर्टीज़ आपको बार बार काम आएगी, ठीक है। कई बार आपको थीटा देगा, कई बार नहीं देगा, कैलकुलेशंस में, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको यूज़ करनी है। तो रिजिड जॉइंट की प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, दैट इज θ इज इक्वल टू θ1। मतलब यहाँ जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे डिफ्लेक्शन, दोनों में डिफ्लेक्शन, मतलब दोनों का स्लोप आपका इक्वल होगा। अगर मैं बी को रिजिड जॉइंट माना हूं तो, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं आई एफ की, अब देखो आई एफ पूरा उसमें चल रहे थे शॉर्टकट में, आई एफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर कोई मेंबर है, मतलब अगर मैं रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे एक्सियल फोर्स आ सकता है, शियर फोर्स आ सकता है, और बेंडिंग मोमेंट भी आ सकता है। मैं यहाँ 2D की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 3D का हम हर जगह 3D का नहीं देखेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इनडिटर्मिनेसी में वहाँ पे समझ लेंगे। बाकी अगर मैं 2D की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सियल फोर्स आ सकता है, शियर फोर्स आ सकता है, और बेंडिंग मोमेंट, तीन चीज़ें मेरे पास आ सकती हैं। नेक्स्ट इज पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका तो एक पूरा यूनिट ही है, ट्रस ही पढ़ना है पूरा इसमें। तो पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में अगर मैं देखूं तो जैसे एक मैं नॉर्मल ट्रस का आपको डायग्राम बना के बता देता हूं, ठीक है। तो इसको आप जैसे कहीं भी देखे होंगे, हावड़ा ब्रिज देख लें, या कोई भी अगर रेलवे का ब्रिज रहता है, कहीं भी आप पार करते हैं किसी को, सो वहाँ पे ट्रस स्ट्रक्चर को ही यूज़ किया जाता है।
ट्रस्ट को देखो स्टडी करना और एक्चुअल कंडीशन ये दोनों में बहुत फ़र्क है। ट्रस्ट के लिए हम कुछ एजम्पशंस मान के चलते हैं। यहाँ पे खैर पूरा यूनिट पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग इज़, अगर मैं इसके सारे मेंबर्स को मैं तो पहली चीज़ स्ट्रेट लाइन मानूंगा, ठीक है। ऑल मेंबर्स आर एज्यूम टू बी स्ट्रेट। तो एजम्पशंस मैं लिख देता हूँ, ऑल मेंबर्स आर एज्यूम्ड टू बी स्ट्रेट। नेक्स्ट, loads applied only on joints। ठीक है, तो कोई भी लोड अगर मैं अप्लाई करूंगा वो मैं सिर्फ जॉइंट पे करूंगा, कहीं पे भी मेंबर में मैं अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। थर्ड थिंग मैं ये मानूंगा कि ऑल मेंबर्स विल कैरी ओनली एक्सियल फोर्सेस, ठीक है। अगर ये एक मेंबर है तो या तो उसमें कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि बेंडिंग मोमेंट नहीं आता या शियर फोर्स नहीं आता, लेकिन हम इसकी कैलकुलेशंस के लिए हमेशा उन सबको नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट का कोई भी केस आ जाए, आपको सिर्फ एक्सियल फोर्सेस में ध्यान देना है, ठीक है। ये आपका पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। क्लियर है?